नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में तकरीबन 1.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद नीतीश कुमार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया। कुल 21 मंत्रियों ने शपथ लिया, पद और गोपनीयता का शपथ लिया। हम आपको बता दें कि 9 मंत्री पहले से ही हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। इसके साथ ही कुछ नए चेहरे आए हैं बीजेपी की ओर से, लेकिन ज़्यादातर पुराने चेहरे हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्या कुछ नया है, ये हम जानते हैं संतोष जी से। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, तो उसके साथ राजभवन में जय श्री राम के नारे भी गूंज रहे थे। ये नारे वैसे नारे नहीं थे, बल्कि गगन भेदी नारे थे और नीतीश कुमार टुकुर टुकुर देख रहे थे। बस जानते हैं संतोष जी से, कैसा था संतोष जी? देखिए, नीतीश कुमार अब जो मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश जी ने किया है, उसमें नीतीश जी ने कोई फेरबदल नहीं किया। जो उनके पुराने चेहरे थे बस उसी को ही शपथ दिलाया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में 3-4 नए चेहरे आए हैं, नहीं तो जदयू में कोई नया चेहरा नहीं है, सब पुराने ही हैं। और एक खास बात मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिली कि विधानसभा उपाध्यक्ष पद से महेश हजारी छोड़कर इस्तीफा दिया था। वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें भी मंत्री बना दिया गया, तो अब वो लोकसभा चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो उनका लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना उन्होंने ख़त्म कर दिया। साथ ही अशोक चौधरी जमुई से काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने सुमित सिंह को मंत्री भी बनवाया था, उनको साथ लेकर चल रहे थे कि जमुई में उनको मदद मिलेगी। तो उनको भी नीतीश कुमार ने मंत्री फिर से बना करके उनका भी लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता बंद कर दिया। तो अब एक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में एक संदेश दे दिया कि भाई जो बन गए अब लोकसभा चुनाव में वहाँ का सीट क्लियर है, और लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब पूरी टीम मिल जाएगी। मुझे लगता है कि कल लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में कूदेगा। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार में एक चीज़ देखने को मिला, इस बार के विस्तार में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले यादव समाज से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। ये एक पहलू रहा अछूता। न भारतीय जनता पार्टी ने किसी यादव को मंत्री बनाया और न ही जदयू ने। पिछली बार तो जदयू से एक विजेंद्र यादव बने भी थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसका साफ संदेश है कि भाई यादव का पर उनको भरोसा नहीं है बनाने से, कि उनका वोट नहीं मिलता है। यादवों का वोट लालू प्रसाद को मिलता है, इंडिया गठबंधन को मिलता है, इसलिए यादव समाज से पूरी तरह से किनारा कर दिया। हाँ, मुस्लिम समाज से भी एक मंत्री खानापूर्ति के लिए जदयू ने बना दिया। जदयू ने ही एक यादव और एक मुस्लिम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ना मुसलमान न यादव, इस समाज को पूरी तरह से अनदेखी की गई है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अब एक देखा जाएगा कि जो डिमांड थी लोगों को, जो बागी तेवर दिखाए थे बहुमत साबित करने के समय, जो भी लोगों ने दिखाया था बागी तेवर कि भाई पार्टी से बगावत करके आरजेडी की तरफ जाने मुखातिब हुए थे, उनमें से किसी को जगह नहीं मिली, किसी को भी जगह नहीं मिली, सबको किनारे कर दिया गया। साथ ही जो भी राजनीति हो रही थी, मतलब स्वर अपना रहे थे लोकसभा चुनाव का, पार्टी बदलने का, फिर आरजेडी और कांग्रेस से जो बदल कर जदयू में गए थे उन्हें भी मंत्री नहीं बनाया गया किसी को भी। चेतन आनंद भी देखते रह गए, नीलम देवी भी देखती रह गई, आरजेडी में मंत्री बनने का बात कर रही थी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। तो देखा जाए तो बागियों को पूरी तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने किनारे कर दिया है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। चाहे राजद से बागी होकर के जो एनडीए गठबंधन में आए हैं, चाहे एनडीए के भी जो भी विधायक अगर बागी होकर के उधर जाने की तैयारी किए थे, उनमें से किसी को मंत्री पद में जगह नहीं दी गई है। एक संदेश स्पष्ट हो गया कि अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, और अब लोकसभा चुनाव होगा तो लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार बागियों को कोई जगह नहीं देंगे, बागियों को किनारे ही करेंगे। चाहे वो जनता दल आरजेडी और कांग्रेस से टूटकर जो उधर एनडीए में गए हैं, चाहे एनडीए से जो इधर आना चाहते हैं, किसी को भी लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि टिकट नहीं दिया जाएगा। सबको किनारे कर नई टीम के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जाएंगे। संतोष जी, आपसे मेरा 2 सवाल है कि एक तरफ आपने कहा कि यादवों को जगह नहीं दी गई मंत्रिमंडल में, न तो जेडीयू ने उनके संख्या बल के हिसाब से यादवों को तरजीह दी,
और ना ही सम्राट, या यूँ कहें कि बीजेपी ने तरजीह दी, सम्राट चौधरी ने तरजीह दी। एक बात बताएं कि सम्राट चौधरी कुछ महीने पहले ही बिहार में गोवर्धन पूजा कर रहे थे यादवों को लुभाने के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाकर उन्हें स्वागत कर रहे थे, उनका महिमा मंडित कर रहे थे कि यादव लोग हमारे तरफ खींचे चले आएंगे। तो क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ये तय हो गया है कि सम्राट चौधरी ने मान लिया है कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से बागियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, तो एक तरह से नीतीश कुमार और जो बीजेपी नेतृत्व है उसने साफ संदेश दिया है कि ये बागी जो है पीठ में खंजर घोंपने वाले होते हैं और किसी के नहीं होते, लिहाजा इनके साथ ऐसा ही सलूक अच्छा है। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मंत्री में तो अभी इस बार तो नहीं लिया किसी को, लेकिन जब बिहार में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, चाहे जब भी उसको संख्या बल मिला है, तो एक भी यादव को एमएलसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। जी जी जी। इतने वर्षों में एक भी यादव समाज को नहीं बनाया एमएलसी। मुस्लिम में एक शाहनवाज को बनाया इधर, लेकिन यादव में एक भी को नहीं बनाया। इसी तरह प्रकार से जनता दल यू ने मात्र इतने वर्षों में, चाहे समता पार्टी कही है, जनता दल यू कही है, मात्र एक यादव को, शिवप्रसन्न यादव को, वो भी शरद यादव के अध्यक्ष रहने के कारण और शरद यादव के खास रहने का कारण पूरा चुनाव में वो नीतीश कुमार के साथ करे, तो बस एक शिवप्रसन्न यादव को एक बार बनाया गया। उसके बाद अलावे किसी भी यादव समाज से एमएलसी नहीं बनाया गया। और मंत्री का तो देख ही रहे हैं आप कि मंत्री में एक भी किसी को जगह नहीं मिली। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल जो बेस है, सवर्णों की पार्टी कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी कहने को नरेंद्र मोदी को बोला जाता है कि भाई पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन वो भी सवर्ण ही थे। चुनाव से पहले, 14 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले वहाँ गुजरात में उनकी जाति को घांची जाति में कहे जाते हैं, उसको पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था। तो एक रणनीति के तहत, एक वोट बैंक की राजनीति के लिए तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और पूरी तरह से सवर्णों की पार्टी है। वहाँ आप देखिए, राज्यसभा बनाना हो, टोटल सवर्णों की पार्टी बनकर रह गई है। एक सिंबॉलिक होता है, किसी को भी पिछड़ी जाति से बना देते हैं, लेकिन जो भी रणनीति होती है, जो भी निर्णय लिया जाता है, सवर्ण समाज को हित में देखते हुए, चाहे आप शिक्षा की बात लीजिए, स्वास्थ्य की बात लीजिए, चाहे जो भी राम मंदिर की बात ले लीजिए, कोई भी हो, तो वो सवर्णों को देख करके किया जाता है। तो ये मामला है यादवों का। और बाकी आप सम्राट चौधरी की बात करते हैं कि जो यादवों का सम्मेलन कर रहे थे, तो उनको देखिए, यादव को एक सिंबॉलिक रखते हैं वो लोग देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में। बाकी और कोई तरजीह नहीं दी जाती है, बस मुखौटा एक रहते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं रहता है, कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप देख लीजिए ना भाई जदयू से क्या भाई किसी को किया गया क्या? भाजपा से किसी को एमएलसी बनाया गया क्या? इस बार भी तो सामने है, मतलब इतने मंत्री बनाए गए, 20 के 21 मंत्री बनाए गए, लेकिन किसी एक भी यादव नहीं। भाई सबसे ज़्यादा आबादी वाले बिरादरी को एक भी मंत्री नहीं दिया गया, तो ये तो दिखता ही है पक्षपात ना। एक तरह से कहें तो ये एक मजाक भी है, देश की सबसे बड़ी आबादी के साथ एक गंदा सलूक भी है। देखिए, मजाक की बात, अभी चुनाव का समय है और भारतीय जनता पार्टी जान रही है वोट बैंक की राजनीति कर रही है, वो हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन कर रही है। तो उसका संदेश सीधा है, वो जानती है कि यादव वोटर जो रहे हैं शुरू से समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा के रहे हैं, वो न तो कांग्रेस की तरफ मुखातिब हुए हैं, न बीजेपी की तरफ। हाँ, कहीं कैंडिडेट यादव खड़े होते हैं तो वहाँ उनको लोग वोट दे देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि यादव समाज एग्रेसिव है, वो अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष करती है, जहाँ भी गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, और वो सोशलिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। तो इसलिए वो जानती है कि वो लोग उधर ही जाएंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ ही। इसलिए यादव समाज को दरकिनार करके वो अपना चुनाव की रणनीति आगे की तैयार कर रही है। संतोष जी, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार पे ये आरोप लगता है कि वो यादवों को
मतलब यादवों की रीढ़ को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो कभी नहीं चाहते कि बिहार में यादव पनपे, खास करके उनकी आर्थिक स्थिति को कुचलने के लिए वो तमाम नियम और कायदे कानून बनाते हैं। खास करके यादव इस तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए, वो आरोप लगाने से क्या होता है, यादव समाज जो है वो मजदूर वर्ग में आता है, वो काम करने में भरोसा करता है, हल चलाता है, गाय धोता है, भैंस धोता है, खेती करता है, तो उसको कोई कैसे दबा सकता है। नीतीश कुमार चाह करके भी आज भी अगर बिहार की देखिएगा राजनीति में तो सबसे ज़्यादा विधायक यादव ही हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि नौकरशाही में आप जो भी यादव समाज के लोग हैं उसको पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, एसपी में नहीं रखेंगे, उसको सेंटिंग में रखेंगे, थानेदार नहीं बनाएंगे, सेंटिंग में रखेंगे, डीएसपी नहीं बनाएंगे, सेंटिंग में रखेंगे, डीएम नहीं बनाएंगे, सेंटिंग में रखेंगे। लेकिन वो कब तक? देखिए, सूरज की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार यादवों का जो एक बहुमत है, जो एक संख्या है, आबादी है, वो एक अकेला 100 पर भारी रहता है, तो उसको रोक क्या सकते हैं? हाँ, थोड़ी देर के लिए दबा सकते हैं, अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन वो अपना शुरू से यादव जो है सत्ता के खिलाफ राजनीति रही है यादवों की। आप आज़ादी के बाद से देखे होंगे पूरे देश में यादव समाज समाजवादी विचारधारा के साथ कांग्रेस के खिलाफ रही। उसके बाद जो भी कांग्रेस के वोटर थे, पहले सवर्ण समाज कांग्रेस के वोटर थे, वो शिफ्ट हो गए भाजपा की तरफ। तो यादव समाज उसके खिलाफ, जो सत्ता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि भाई उसको तरजीह दिया जाए। आप देख लीजिए ना भाई, एमपी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन क्या कोई पावर रहता है क्या? लेकिन संतोष जी, ये तो हुई एक कास्ट विशेष की बात, लेकिन जिस तरह से राजभवन के अंदर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, ये क्या कहता है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं बीजेपी के लोग? ये संदेश यही है कि नीतीश एरा का अब समापन हो रहा है। नीतीश जी का जो 20 वर्षों का राजपाट है, अब नीतीश जी का मतलब कोई, आज तो नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी नहीं लगे। पिछली बार तो शपथ ग्रहण में जय श्री राम के विरोध में नीतीश कुमार जिंदाबाद के भी नारे लगे थे, लेकिन आज तो चारों तरफ जय श्री राम का नारा गूंज रहा था और नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बनकर बैठे हुए थे। क्योंकि अब एक लाचार हैं, वो गए हैं, वो अब उनके हाथ में कुछ नहीं रही है। अब भाजपा उनको जैसे चाह रही है वैसे नचा रही है, जैसे चाहे वैसे। पहले नीतीश कुमार का था, जो चाहते थे वो करा लेते थे। नीतीश कुमार ना चाहते हुए चिराग पासवान को एनडीए में शामिल किया गया। नीतीश कुमार तो किसी कीमत पे नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान शामिल हो। उन्होंने सम्राट चौधरी को यहाँ तक कह दिया कि ऐसे तो 40 सीट आप नहीं जीत पाएंगे, अपने केंद्रीय नेतृत्व को कह दीजिए। चिराग पासवान को अगर सीट दिया गया तो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। पिछली बार नीतीश कुमार नहीं चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा को, तो उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार की नहीं चलती। अब नीतीश कुमार बस अपना सीट बचा ले, बस वही है। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को देखेगी और लोकसभा चुनाव के बाद पूरा जनता दल यू राममय हो जाएगा और पार्टी को तोड़कर भाजपा में मिला लेगी भाजपा। और नीतीश जी का आप कहीं अपना राजनीति ऐसे ही किनारे में अपना रहेंगे। नीतीश जी के अब जान लीजिए, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इनकी पार्टी में भी विद्रोह होगा, इनके कई विधायक टूटेंगे और भाजपा में भी विद्रोह होगा, भाजपा के भी कई विधायक टूटेंगे। तो दोनों तरफ अब विद्रोह के स्वर उठेंगे, आप देखिएगा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है भाजपा को, जदयू को। जी। तो नीतीश कुमार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर अपना कब्र खोद लिया है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार बिहार की सियासत से विलुप्त हो जाएंगे। बीजेपी उन्हें कहीं की नहीं छोड़ेगी, न घर का न घाट का। और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ कर ली थी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।